ओके तो बच्चों वॉलेंट्री मूवमेंट्स हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स एक सिंपल, उसने बड़ी ही अच्छी डेफिनेशन दी हुई है। उसने कहा है कि ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं और सेंसरी स्टिमुलेट का रिस्पॉन्स मोटर रिस्पॉन्स टू द सेंसरी स्टिमुलस, यानी कोई भी सेंसरी स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट हमारे मसल यानी इफेक्टर ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। उसके बाद हम सबको पता है कि रिफ्लेक्स आर्क होती है, जो कि आई डोंट थिंक मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर ऑर्गन आता है, वो एक्टिवेट होता है। इसके बाद एफ्रेन न्यूरॉन्स आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाते हैं, फिर कनेक्शन जो है ना कनेक्टर न्यूरॉन आते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होता है बनता है, और वो सारा जो है इफेक्टर्स, ये सारी बातें हम लोगों ने बचपन में मतलब 8 क्लास हम लोग पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स मूवमेंट। तो ये हमारे पास जो बिल्कुल भी मुश्किल बातें इसके अंदर नहीं होंगी, ठीक है। वो हमें मोमबत्ती वाले एग्जाम्पल अच्छे से याद है कि फ्लेम को फिंगर टच की तो फिर जो सारा पाथवे चला, तो दैट वाज नॉट डिफिकल्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स में क्या है, सिंपल सी बात है कि जब भी कोई भी बॉडी का पार्ट स्ट्रेच होता है, ठीक है, तो स्ट्रेच को जब भी बॉडी के पास स्ट्रेच होता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, बॉडी उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। स्ट्रेच होता है, देखिए अगर स्ट्रेच एक नॉर्मल स्ट्रेच है तो वो तो ठीक है, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट स्ट्रेच है तो उसकी वजह से डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को काउंटर एक्ट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है। जब भी बॉडी स्ट्रेच हुई, स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट हुआ। स्ट्रेच रिफ्लेक्स के एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, टेंशन क्रिएट हुई, टेंशन इंक्रीज हुई, तो एज अ रिजल्ट है ना वो उसने स्ट्रेचिंग कॉन्ट्रैक्शन कॉज, टेंशन ज़्यादा होगी तो हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो स्ट्रेच हो रहा था, लॉन्ग इलोंगेट हो रहा था। अब यहाँ पर मसल जो है वो काउंटर एक्ट करेगा स्ट्रेचिंग को, और जो है ना वो शॉर्टन हो जाएगी। यहाँ भी हम कॉन्सेप्ट जो है ना वो आगे जाके थेरेप्यूटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उसका पाथवे क्या होता है हमें पता है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं, मोनोसाइनेप्टिक पाथवे होते हैं, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है। क्वाड्रिसेप की एग्जाम्पल इसके अंदर जो है वो बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है। देन हमारे पास आता है राइटनिंग रिफ्लेक्स। राइटनिंग रिफ्लेक्स क्या है कि एक बच्चा था, कोई भी था, उसको आपने धक्का दिया और आपने देखा कि वो आपने लाइट से उसको पुश किया और देखा कि वो अपनी पोजीशन को कंट्रोल करता, ठीक है, वो खड़ा होने की कोशिश करता है। तो ये राइटनिंग रिफ्लेक्स उसको प्रिवेंट करता है फॉलिंग को। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैथवे नहीं होता, बहुत सिंपल सा पैथवे होता है। आपने ऐसे किया और पेशेंट ने जो है वो सारा एक रिफ्लेक्स आर्क बना और उसके थ्रू पेशेंट ने जो है वो प्रिवेंट किया फॉलिंग को, दैट मे टर्म्ड एज राइटनिंग रिफ्लेक्स। और पोस्चर रिफ्लेक्सेस देखें, पोस्चर रिफ्लेक्सेस क्या है कि होता है कि मसल जो है ना समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे हम लोग यूजली बहुत कॉन्शियस रहते हैं अपने पोस्चर के बारे में, ठीक है। तो पोस्चर रिफ्लेक्सेस आपको पोस्चर की सेंस देते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी पोजीशन क्या है, आपकी मसल की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट पोस्चर रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो इसके अंदर कोई भी मुश्किल बात नहीं थी। अब हमारे पास आते हैं इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स मूवमेंट के बेनिफिट। देखिए अगर पेशेंट जो है वो पैरालिसिस सफर कर रहा है, फ्लैसिड पैरालिसिस है, ठीक है। फ्लैसिड में हम लोग के पास है टेंशन बहुत ज़्यादा कम हुई होती है, बहुत ज़्यादा फ्लैबी हो जाते हैं मसल्स, ठीक है, बहुत लूज हो जाते हैं। तो उसके अंदर हमने टेंशन क्रिएट करनी है तो हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स इसके अंदर करा सकते हैं। और ये कहते हैं कि रिफ्लेक्स मूवमेंट जब इनिशिएट होती है तो न्यूरोमस्कुलर पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। न्यूरोमस्कुलर पाथवेज एक्टिवेट होते हैं तो सारा वो जो सारा स्टेप था, मसल जो है ना वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, टेंशन जनरेट होती है, उनको स्टिमुलेशन मिलती है, और वो सारे जो है ना फ्लैसिड पैरालिसिस के केस में हम उसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं। फिर स्पेस्टिक पैरालिसिस होता है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मसल्स के अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा हो, तो हम लोग मसल की नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट या एक्सटेंसिबिलिटी, स्पेस्टिसिटी में टेंशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, मसल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है, रेजिस्ट करता है मूवमेंट को। सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट को या फिर अपनी एक्सटेंसिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम स्पेस्टिक पैरालिसिस में स्ट्रेचिंग कराते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जब ऑब्वियसली ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा तो इसके थ्रू सर्कुलेशन और मूवमेंट वगैरह भी अच्छी होंगी। स्पेस्टिक मसल की टेम्परेरी रिलैक्सेशन के लिए, स्पेस्टिक मसल में क्या है, टेंशन ज़्यादा। रिलैक्सेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि रिलैक्सेशन से क्या मुराद है, टेंशन कम होनी चाहिए। तो स्पेस्टिक मसल की टेम्परेरी रिलैक्सेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और पोस्चर रिएगुलेशन के लिए हम पोस्चर रिफ्लेक्सेस इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है, इसके अंदर कोई भी मुश्किल बात नहीं है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन फ्रीली आस्क इन कमेंट सेक्शन। Thank you so much.